हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों, खालिस्तान और सहज अनुमान को खालिस्तान करना चाहिए। मतलब कि एक प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों को क्या करना चाहिए और सहज अनुमान के साथ क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हमें बताना है। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहले ना यहाँ जो भी बात लिखी हुई हो उसको यहाँ पर वहाँ पर मतलब इमेजिन करके एक बार इस लाइन को बोलिए और देखिए कि बात सही लग रही है या नहीं। तो देखो क्या कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों को बर्खास्त करना चाहिए और सहज अनुमान को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बर्खास्त करना, हतोत्साहित करना ये एकदम नेगेटिव वर्ड हो जाते हैं। किसी भी छात्र की भ्रांतियों को आपको हतोत्साहित या बर्खास्त नहीं करना है, उनके अनुमान को आपको हतोत्साहित नहीं करना है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, बच्चा बचपन में कुछ अल्टरनेटिव कंसेप्शंस बना लेता है। मतलब क्या होता है कि बच्चा कुछ अलग तरीके से सोच रहा हो, ये हो सकता है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फिर उनके अनुमान को, सहज अनुमान को हतोत्साहित कर देना चाहिए। तो यहाँ हतोत्साहित एक नेगेटिव वर्ड का यूज़ हो गया, क्योंकि छात्रों की भ्रांति पर ध्यान तो केंद्रित करना चाहिए, लेकिन क्या उनके सहज अनुमान को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट शुड बी इग्नोर्ड, यानी कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों की भ्रांति की अवहेलना होनी चाहिए। तो अवहेलना भी क्यों होनी चाहिए? हो सकता है बच्चे की अवधारणा कुछ अलग बेसिस पे टिकी हो, भले वो वैज्ञानिक ना हो, ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, और उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए उनके सहज अनुमान को। मान के चलिए कि किसी बच्चे ने क्या अनुमान लगाया कि मैम बारिश इसीलिए हो रही है क्योंकि बादल एक साथ क्या कर रहे हैं, बादल एक साथ हम लोगों पर फव्वारा फेंक रहे हैं, या फिर भगवान एक साथ क्या कर रहे हैं, भगवान ने कुछ छेद छोड़ दिए थे, वहाँ से बाल्टी से पानी डाल रहे हैं। तो अब इन चीज़ों को क्या है, आप उनके सहज अनुमान है तो, और उनकी क्या है, ये भ्रांतियाँ है, तो आप इनको क्या करिए, इन पर पहले ध्यान केंद्रित करिए, उनके सहज अनुमान को प्रोत्साहित कीजिए और उनके बाद उन्हें जो असली थ्योरी वो बताइए। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपली हम लोगों ने समझा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहे हैं, निम्न में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? मतलब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अब ये 4 विकल्प में क्या है, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ दी गई है, जिनको कि क्या कहा जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी कहा जाता है। चारों की चारों लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो इनमें से किसमें हाथ और आँख के तालमेल में, संतुलन में, शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? तो देखिए एक एक करके हम पॉइंट देखेंगे। तो डिस्फेजिया, डिस्फेजिया तो क्या है, ये संबंधित होता है हमारे लैंग्वेज से। तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये भाषाई विकार है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, देखिए लिखा भी भाषा वैकल्य, मतलब इसमें क्या होता है, व्यक्ति भाषा का सही से प्रयोग नहीं कर पाता। डिसकैलकुलिया, ये हमारा किससे संबंधित होता है, कैलकुलिया नाम से संबंधित है। ये कैलकुलेशन से संबंधित होता है, मैथ से संबंधित होता है। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी मैथ से या गणित की तो बात नहीं हुई है। पठन वैकल्य या फिर जिसको कि डिसलेक्सिया बोला जाता है, ये किससे संबंधित होता है, ये पढ़ने से संबंधित होता है। तो इसमें पढ़ने संबंधी विकार है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डिस्प्लेक्सिया या फिर गति समन्वय वैकल्य। मतलब कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो शारीरिक रूप से हमारे जो अंग है या फिर मांसपेशियाँ, उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पाता, जिसकी वजह से हमारे संतुलन में दिक्कत आएगी, शारीरिक निपुणता में दिक्कत आएगी। तो ये उससे संबंधित है। ठीक है, तो डिस्प्लेक्सिया किससे संबंधित होता है, हमारे मोटर स्किल से, गति समन्वय से, जो कि लिखा भी हुआ है कि हाथ आँख का तालमेल नहीं बैठ रहा है, संतुलन नहीं हो पा रहा है शरीर का, शारीरिक निपुणता नहीं आ पा रही है। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है, पता है। इन लोग को, इन क्वेश्चंस को सही बनाना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मेन है कि आप कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से समझ रहे हो, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है कि बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब कौन सी चीज़ हमारे विकास के बारे में सही है, बच्चों के विकास के बारे में सही है, हमको बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं चारों ऑप्शन क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित तौर पर प्रकट होता है। मतलब कि
डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अनफोल्ड्स इन अ रैंडम मैनर विच डज नॉट हैव एनी पैटर्न। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि विकास का कोई भी पैटर्न नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है। वो कैसे होगा कि सबसे पहले क्या होगा, शैशवावस्था होगी, उसके बाद क्या होगी, बाल्यावस्था होगी, उसके बाद क्या होगी, किशोरावस्था होगी, फिर प्रौढ़ावस्था होगी, फिर वृद्धावस्था होगी। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले केंद्रीय भाग का विकास होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, हथेलियों का विकास होगा, फिर उंगलियों का। मतलब विकास की एक प्रॉपर दिशा है, विकास का एक प्रॉपर पैटर्न है। तो ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है कि विकास एक अनियमित तौर पर होता है। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आज बच्चा पैदा हुआ, कल चलने लग गया, उसके बाद दौड़ने लग गया, उसके बाद तीसरे ही दिन बूढ़ा हो गया। उसका एक पैटर्न होगा। आज उसके अगर मान के चलिए दूध के दांत टूटेंगे तो कल नए दांत आएंगे। तो हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, वैसे विकास का एक पैटर्न होता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन स्वतः ही गलत हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन क्या बोला गया है कि विकास बहुआयामी होता है। बिल्कुल सही बात। अलग अलग आयाम होते हैं उसके, एक शारीरिक आयाम अलग होगा, एक मानसिक आयाम अलग होगा, एक बौद्धिक आयाम होगा, एक सांवेगिक होगा, अलग अलग प्रकार के आयाम होंगे। और बहुदिशात्मक होता है। बिल्कुल बहुत सारी दिशा हो सकती है। एक दिशा को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ अधोभिमुखी दिशा होती है। एक होती है दूराभिमुख, समीप दूराभिमुख विकास होता है। एक क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। मतलब अलग अलग प्रकार की दिशाएं हो सकती है। ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है बात, लेकिन ऑप्शन अगर कोई सही लगे भी तब भी चारों ऑप्शन क्या होने आपको देखने। अब तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि विकास वृद्धि का पर्याय है। मतलब क्या है, विकास जो है वो डेवलपमेंट का ही पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल गलत बात है। इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे ग्रोथ है, मतलब कि हमारा जो विकास है, और जो हमारा डेवलपमेंट है, मतलब कि सॉरी मैंने गलत बोला। ग्रोथ मतलब वृद्धि है और डेवलपमेंट मतलब विकास है। ये दोनों क्या है, दोनों बराबर एक ही चीज़ है, दोनों समान चीज़ है। बिल्कुल गलत बात है। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ग्रोथ क्या है, एक बड़ा, मतलब ग्रोथ एक छोटा आयाम है और डेवलपमेंट एक बड़ा आयाम है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये जो छोटा भाग है ये क्या होगा, ग्रोथ होगा, और ये जो बड़ा भाग है ये क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर होता है। ठीक है। तो मतलब ग्रोथ एक छोटा टर्म है और डेवलपमेंट बड़ा टर्म है। तो ये पर्याय नहीं है एक दूसरे के। भले ये कह सकते हैं कि वृद्धि विकास में सम्मिलित होती है। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। मतलब कि क्या बोला गया है यहाँ पर कि विकास क्या है, एकदम सिंपल है और यूनिटरी प्रोसेस है। बिल्कुल गलत बात है। विकास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब सरल नहीं है, बहुत ही जटिल है। आप विकास को न प्रेडिक्ट आसानी से कर सकते, न विकास का अनुमान अच्छे से लगा सकते। बहुत कठिनाई होती है क्योंकि विकास बहुत ही जटिल प्रकार की प्रक्रिया है। एक बच्चा कैसे कैसे लैंग्वेज उसकी डेवलप होगी, ये कठिन है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और जो एकात्मक प्रक्रिया बोला गया है, तो एकात्मक नहीं है, एक यूनिफाइड प्रोसेस है। मतलब कि क्या है, ये बहुत ही क्या है, इंटेग्रेटिव प्रोसेस है। बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है, एक यूनिटरी प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। इसमें व्यक्ति की आनुवांशिकता आती है, इसमें वातावरण आता है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आती है। ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सबसे बढ़िया। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, साथ में थ्योरी पढ़ते रहेंगे, तो एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग लाने वाले हैं। ठीक है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के खालिस्तान के बारे में बात करता है। मतलब सिफेलोकॉडल जो डेवलपमेंट है वो किस चीज़ की बात करता है। तो सबसे पहले सिफेलोकॉडल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मान के चलिए ये बच्चा है, खराब सी ड्राइंग है, पर आपको पढ़ने पर ध्यान देना, ड्राइंग पर नहीं। ठीक है। अब मान के चलिए बच्चा है। अब यहाँ पर कौन सा सिफेलोकॉडल विकास की बात करी गई है। तो ये बच्चे का क्या है, ये बच्चे का सिर है। ठीक है, ये बच्चे का सिर है। और ये बच्चे का क्या है, ये बच्चे का नीचे पैर है। तो ये विकास की दिशा क्या होगी, सिर से लेके पैर तक होगी। मतलब बच्चे का सबसे सिर का भाग डेवलप होगा। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे क्या होते हैं, जब छोटे होते हैं सबसे पहले अपना सिर ही हिलाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, कंधे के आसपास का भाग हिलाते हैं। हालांकि इस चित्र में इसका कंधा तो दिख ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपने हाथ वाला भाग हिलाते हैं। फिर उनका जो कमर वाला भाग होता है उसमें थोड़ा जोर आता है। और उसके बाद क्या होता है, अपने पैरों के ऊपर मोशन कर पाते हैं। मतलब कि ये क्या होता है, सिर से लेके पैर का विकास, या फिर इसको क्या बोला जाता है, सिर पदोभिमुखी विकास भी बोला जाता है। ठीक है। मस्तिष्क अधोगामी विकास बोला जाता है। इंग्लिश में इसको याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ इसका एक ही नाम है, सिफेलोकॉडल। ठीक है। तो इसकी दिशा क्या है, इसको हमको बात करना है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट खालिस्तान ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ये किस चीज़ की बात करता है, तो ये बात करता है मल्टीपल डायमेंशंस की, ये बात करता है ऑर्डरली सीक्वेंस की, ये बात करता है डिसकंटिन्यूस नेचर की, या फिर ये लीनियर नेचर की बात करता है। तो चारों को हम हिंदी में बढ़िया समझते हैं। ये एकाधिक आयाम की बात करता है। तो बिल्कुल नहीं, एकाधिक आयाम की बात कहीं से कहीं तक नहीं करता।
क्योंकि मल्टीपल डायमेंशन की बात नहीं कर रहा है, इसकी बात थोड़ी कर रहा है कि विकास बहुत सारे डायमेंशन में होता है, शारीरिक डायमेंशन अलग होगी, मानसिक अलग होगी, ये इस चीज़ की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिशा दिखा रहा है कि कैसे किस दिशा में विकास होगा। ये डिसकंटिन्यूस नेचर की बात कर रहा है, बिल्कुल डिसकंटिन्यूस नेचर की भी बात नहीं कर रहा है, यहाँ कहीं भी डिसकंटिन्यूस नेचर की बात नहीं हुई है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि रैखिक स्वरूप की बात कर रहा है, तो देखिए लीनियर नेचर तो होता ही नहीं है इसका विकास का, तो उसकी तो बात ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमको याद रखनी है। और इन्होंने व्यवस्थित क्रम की बात करी, तो बिल्कुल एक सीक्वेंस की बात करी है कि कैसे सिर से लेके पैर तक अलग अलग अंग डेवलप होंगे, कैसे विकास का एक सीक्वेंस होगा, उस चीज़ की ये बात कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मल्टीपल डायमेंशन की बात ये कर नहीं रहा है, क्योंकि ये सिफेलोकॉर्डल विकास मैंने आपको बताया था कि कैसे दिशा की बात कर रहा है, तो उसी प्रकार से मतलब दिशा बोले तो एक सीक्वेंस, ये कैसे सिर से लेकर पैर तक एक क्रम से विकास होगा, तो उस क्रम की ही तो बात कर रहा है, ये क्रम ही तो बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि स्वलीन क्रम विकार, मतलब कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इसको बोला जाता है, ऑटिज्म के नाम से इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावशाली रणनीति है, प्रभावी रणनीति है। मतलब क्या होता है, बच्चों को ना एक विकार होता है कुछ कुछ बच्चों में, उसको क्या कहा जाता है? ऑटिज्म। ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या फिर हिंदी में स्वलीन क्रम विकार या फिर स्वलीनता विकार के नाम से भी जाना जाता है। ऑटिज्म में क्या होगा? ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब क्या होता है कि दिमाग में कुछ वायरिंग की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ना कुछ उसके मतलब जो संवेदी तंत्रिका है उनमें दिक्कत आने की वजह से क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं में बच्चे में क्या होती है कि कम्युनिकेशन से संबंधित दिक्कतें आ जाती है। मतलब बच्चा क्या होता है, जो कम्युनिकेट करने में दिक्कत महसूस करेगा, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाता अच्छे से, आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, नज़र से नज़र मिलाकर बात नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बच्चे और एक चीज़ के साथ क्या होगी कि ये दोहराव करेगा बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही एक्शन को बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब कि बार बार हाथ उसके हिले ही जा रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, एक ही एक्शन को बार बार रिपीट कर रहा है, ये सब उसके गुण होते हैं। कभी कभी क्या होता है, इन बच्चों में ना कैलकुलेशन की क्षमता बहुत अच्छी होती है, ये एक उनकी मतलब स्पेशल एबिलिटी हो सकती है। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या होती है कि कम्युनिकेशन में उनको दिक्कत जाती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनको पढ़ाना है हमको, तो कौन सी उपयोगी रणनीति होगी? ठीक है, तो एक रणनीति यहाँ पर क्या बोला गया कि अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, मतलब कि एक प्रेडिक्टेबल रूटीन आप इनका बनाकर रखिए। तो क्या उनका एक प्रेडिक्टेबल रूटीन बनाकर आप उनको पढ़ा सकते हैं? तो देखते हैं, उतना तो ऑप्शन सही लग नहीं रहा है। ठीक है, एक क्या कर रहा है, सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग कीजिए। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि सख्त अनुशासन का और दंड का प्रयोग करें, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमको तो सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। निरंतर नेत्र संपर्क बनाए रखें, तो बिल्कुल ये भी हमको नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नेत्र संपर्क बनाए रखने से क्या होगा कि बच्चे ऐसे भी आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे अच्छे से, आप वैसे ही उनसे नेत्र संपर्क बना के रखोगे, बच्चे आपके साथ असहज महसूस करेंगे, तो ये भी नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बच्चे, मतलब कोई भी प्रकार की आप दृश्य सामग्री यूज़ ना करें, श्रव्य सामग्री यूज़ ना करें, तो गलत बात है। दृश्य श्रव्य सामग्री अगर यूज़ नहीं करोगे तो आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? बोल बोल के तो पढ़ा नहीं सकते। ऐसे ही बच्चा थोड़ा कम्युनिकेशन में कमज़ोर है, ना आपके जवाब दे पाएगा। अगर आप दृश्य श्रव्य सामग्री का अच्छे से प्रयोग करोगे तो बच्चा अच्छे से जवाब भी दे पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बढ़िया है, पहला ही वाला, कि आपको एक क्या करना है, प्रेडिक्टेबल रूटीन बनाकर रखना है। क्यों बनाकर रखना है? क्योंकि बच्चे को जो डेली लाइफ कम्युनिकेशन में दिक्कत जा रही है, तो आप उसको कम्युनिकेशन में उतना ना करना पड़े, कम्युनिकेशन कम करना पड़े, ताकि उसको दिक्कतें न जाए। एक अगर रूटीन उसका प्रेडिक्टेबल होगा, एक अनुमानित रूटीन होगा, तो क्या होगा, वो चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से कर पाएगा। क्योंकि इन बच्चों को क्या होती है, आत्मनियोजन में भी बड़ी दिक्कतें आती है, बड़ा दोहराव करते एक ही गतिविधि का। तो आप अगर पूरा व्यवस्थित कर दोगे तो कम से कम दोहराव करेंगे। तो ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और ऐसे भी अगर आपको ये नहीं भी पता है ना कि पहला ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, तो उसके बाद के तीनों ऑप्शन पढ़ के देख लीजिए। सख्त अनुशासन बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बचे, तो किसी भी बच्चे के मामले में गलत है। और निरंतर नेत्र संपर्क बनाकर रखे, ये भी गलत है, क्योंकि ऑटिज्म का बेसिक क्या होता है कि वो बच्चे अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने देखा होगा क्वेश्चंस में ना, ये जरूरी नहीं है, पता है क्वेश्चन सरल हो रहे हैं, लेकिन जो परीक्षा हॉल में जब हम बैठ रहे हैं ना, तो वहाँ पर हमसे क्वेश्चन सरल वाले भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
चलिए तो अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं। मतलब कि हम जब प्राइमरी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो प्रामाणिक शिक्षण बोले तो ऑथेंटिक लर्निंग के टास्क इनमें से कौन से हैं, कि मतलब कौन कौन से टास्क ऐसे जो प्रामाणिक शिक्षण के कार्य दिखा रहे हैं कि हम प्रामाणिक शिक्षण करवा रहे हैं, एक अच्छा शिक्षण करवा रहे हैं। ठीक है, तो अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू कर रहे हैं। ये ऑप्शन तो बढ़िया लग रहा है सुनने में कि अवधारणा को अगर आप दैनिक जीवन में लागू कर रहे हो तो बहुत ऑथेंटिक पढ़वा रहे हो। परिभाषाओं के, देखिए ठीक है, पहला ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट लगा। परिभाषाओं का एक वर्ग को याद रखना, मतलब कि क्या करना, मेमोराइज करवाना अ सेट ऑफ डेफिनेशन। मतलब क्या कर दिया आपने, बच्चों को एक पर्टिकुलर 4 परिभाषा दे दी और बोला बच्चों को ये पूरी 4 याद करके बताओ और ये 4 याद करके रखो। क्या ये ऑथेंटिक टास्क हुआ? चारों का आपने रटवा दिया, हो सकता है बच्चे के समझ कुछ नहीं आया और ये एकदम क्या फर्जी टाइप का टास्क रहा, ये कोई ऑथेंटिक टास्क नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन तो ऐसे ही नेगेटिव लग रहा है, गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद करवा दो। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स, मेरे को नहीं पता कि आपने पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन ये जो मेमोराइज होता है, मेमोराइज होता है, जो रोट मेमोराइजेशन होता है, ये सब चीज़ें ना ऐसे भी नेगेटिव वर्ड में गिने जाते हैं। मतलब ये सब क्या होता है कि इन सबको आपको ऐसे भी ज़्यादा प्राथमिकता देनी नहीं है। ठीक है, तो तथ्यात्मक जानकारी याद कराना, किसी को रटवा देना, ये सब जानकारी ऐसे भी गलत होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना, तो इसमें क्या ऑथेंटिक करवाया आपने, बच्चे ने उत्तर जैसा का तैसा कॉपी कर लिया, उसको समझ कुछ नहीं आया, ना उसने कुछ नया सीखा। सबसे ज़्यादा इसमें जो ऑथेंटिक टास्क है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको करना चाहिए प्राइमरी ग्रेड में, हालांकि यहाँ लिखा प्राइमरी ग्रेड है लेकिन हर ग्रेड के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या है कि हम क्या करें कि अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करें। मतलब अगर आज हमने क्या किया, आज हमने मान के चलिए उसको पढ़ा दिया किसके बारे में, ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया कि बच्चों देखो ये गुरुत्वाकर्षण होता है। ग्रेविटी की हमने परिभाषा बताई कि कोई भी चीज़ जमीन की ओर, मतलब जमीन की ओर एक खिंचाव बल होता है जो किसी भी चीज़ को खींचता है। तो ग्रेविटी की डेफिनेशन बताने के साथ साथ उनको प्रयोग दिखाओ कि कैसे चीज़ें नीचे गिर रही है, क्यों आसमान में चीज़ें ऊपर मतलब नीचे नहीं गिरती, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती। ये सब चीज़ें अगर आप करवाओगे तो बच्चों को अच्छे से याद रहेगा, अच्छे से समझ पाएगा। तो ये क्या है, सबसे बढ़िया क्या है, प्रामाणिक शिक्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि टॉकिंग अलाउड टू वन सेल्फ विथ नो इंटेंट टू कम्युनिकेट विथ अदर इज ब्लैंक इन चाइल्डहुड। मतलब कि दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद को जोर से बात करना बचपन में क्या है। मतलब क्या होता है, बच्चे ना जब छोटे होंगे तो उनमें क्या होगा, आपने एक प्रकृति देखी होगी उनकी, अगर कभी छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया हो तो क्यों क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं। मतलब कि बोल बोल के बात कर रहे हैं लेकिन वो कर किस रहे, खुद से ही कर रहे हैं। कुछ भी बातें कर रहे हैं कि मैं आज स्कूल गया था, आज मैं गुड़िया से खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जो जो भी बातें। तो ये चीज़ें ना बचपन में बड़ी कॉमन होती है। इसी को क्या कहा गया है, वाइगोत्स्की ने इसको ही बोला है प्राइवेट स्पीच। और इसको ही ईगोसेंट्रिक स्पीच किसने बोला है, ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है किसने, जीन पियाजे ने। तो बहुत ही कॉमन चीज़ है और सभी बच्चों में देखी जा सकती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमको देखना है कि क्या क्या इसके बारे में मतलब बातें करी गई हैं, कौन सी सही है। तो यहाँ पर पहला दिया है कि अप्राकृतिक है लेकिन असामान्य नहीं है। पहली चीज़ तो अप्राकृतिक भी नहीं है। क्यों अप्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है बच्चों में, सभी बच्चों में देखी जा सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है क्योंकि हर बच्चा ऐसी बात स्पीच में बात करता है। जब हम भी छोटे रहोगे तब भी हमने भी ऐसी बात करी होगी। यहाँ दिया है असामान्य है लेकिन प्राकृतिक है। क्यों असामान्य है, बच्चों में बिल्कुल सामान्य चीज़ है ये। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है कि असामान्य भी है अप्राकृतिक भी है, बिल्कुल गलत बात है। न असामान्य है न अप्राकृतिक है, बिल्कुल सामान्य बिल्कुल प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा क्योंकि बच्चे खुद से बात करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर हमको ये बताना है कि कौन सी चीज़ है जहाँ आवश्यकता होती है कि बच्चा एक क्रिएटिव सॉल्यूशन खोजे और मतलब उसमें क्रिएटिविटी दिखाए। ठीक है, तो हम पढ़ते चारों ऑप्शन। संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या है, देखिए संज्ञा के जो विभिन्न प्रकार है ना, वो जब के बने हुए तब से वही के वही है। यहाँ बच्चे को कोई क्रिएटिविटी नहीं लगेगी। यहाँ बच्चे को जो पुरानी चीज़ों में लिखा हुआ है उनके द्वारा पढ़ना है। इसमें बस बच्चे को याद करना होगा, बस पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ क्या क्रिएटिविटी लगाएगा बच्चा। संज्ञा के जो विभिन्न प्रकार है वो है, आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप जैसे पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करना है,
जैसे मान के चलिए आपने कोई भी कहानी पढ़ी, मान के चलिए आपने कौवे और वो मटके वाली कहानी पढ़ी, तो आपको क्या करना है कि किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से पाठ को लिखना है। मतलब कि आपने क्या किया, उस कहानी को जैसे आप मटके के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, या फिर अगर कोई भी चीज़ की कहानी होती है, जैसे खरगोश कछुए की कहानी है, तो आप उसको कछुए के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, देखनी है। तो इसमें क्रिएटिविटी तो महसूस हो रही है, इसको टिक लगा लेते कि सही लग रहा है। संज्ञा की परिभाषा क्या है, इसमें भी आपको फिर से क्रिएटिविटी तो नहीं लगने वाली, आपको संज्ञा की परिभाषा पढ़नी है और उसके बारे में पता करना है। आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करेंगे, यहाँ भी कोई क्रिएटिविटी नहीं लग रही है। संज्ञा में अगर आप वाक्य में कर्ता की पहचान करना है तो सिंपल सा तरीका है, आप उसका जो भी नियम होता है कर्ता का, जैसे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, तो उसके जो भी उसके नियम होते हैं उसको पढ़िए और उसके बेस पे कर लेंगे। सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी किस ऑप्शन में लग रही है, दो में, बाकी में तो लग ही नहीं रही। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिना पढ़े बना सकते थे आप, मतलब क्वेश्चन को बिना पढ़े नहीं, टॉपिक को बिना पढ़े। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हमने किसके सिद्धांत में पढ़ा है, वाइगोत्स्की की। देख लेते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, मैं आपको इसके बारे में समझा भी दूंगा। ठीक है, समझा ही देता हूँ पहले। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, मान के चलिए एक कार्य है जो बच्चा खुद कर सकता है, मतलब कि ये हो गया वो कार्य जो बच्चा क्या कर सकता है, खुद से कर सकता है, मतलब सेल्फ कर सकता है। और एक काम ये वाला है जो बच्चा क्या है किसी की मदद से कर सकता है। तो उसके बीच का जो क्षेत्र होगा ना, मतलब देखिए ये काम बच्चा खुद से कर सकता है, ये बच्चा किसी की हेल्प से कर सकता है, तो उसके बीच का जो एरिया है वही क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसी को बोला जाता है ZPD, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। मतलब इसमें अगर बच्चे को कुछ हेल्प प्रोवाइड करी जाए तो बच्चा कैसा हो जाएगा, वो जो क्षेत्र है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, वो बच्चे के सेल्फ करने वाले क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया कि एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है, बिल्कुल है। ZPD का तो मतलब ही होता है कि ऐसा चीज़ या ऐसी स्किल जिसको बच्चा हासिल कर सकता है। ठीक है, परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए छात्र के लिए आवश्यक कौशल या ज्ञान का स्तर बिल्कुल गलत। ये उसकी कोई क्षमता हो सकती है, ये कोई ZPD का उदाहरण नहीं है। छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से ही महारत हासिल कर चुका है, ये तो उसका क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट है, जो हो चुका है उसका। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये तो उस स्तर पे जो हाँ वो है। कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है, बिल्कुल यही। मतलब कि ऐसा चीज, ऐसा कार्य जो बच्चा किसी की हेल्प से कर सकेगा, उसी को क्या कहा जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब बच्चा जो अभी कर सकता है और बच्चा जो अपने किसी की हेल्प के बाद कर सकेगा भविष्य में, उसके बीच का जो अंतर रहेगा। मतलब कि ऐसा कार्य जो बच्चा अभी किसी की हेल्प से कर पा रहा है, वही क्या है, ZPD है। मतलब मान के चलिए एक बच्चा है, वो साइकिल खुद से नहीं चला पा रहा है, लेकिन उसके पापा जब पीछे साइकिल को पकड़ के रखते तो चला सकता है। तो क्या हो गया, उसका साइकिल चलाना अब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में आएगा। मतलब कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें वो महारत हासिल कर सकता है। ठीक, अगर आपको इनकी थ्योरीज भी पढ़नी तो आप भी मेरे चैनल से पढ़ सकते, वहाँ पर मैंने वाइगोत्स्की की थ्योरी को भी अच्छे से डिस्कस किया है। रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है, क्या मानता है कि गुणात्मक मापदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक है। मतलब कि देखिए पक्षपाती शब्द अपने आप में नेगेटिव है, और व्यक्तिपरक मतलब क्या होता है कि सब्जेक्टिव। हमको सब्जेक्टिविटी भी नहीं दिखानी है, ऐसा टेस्ट नहीं बनाना है जो पता चला राम के लिए तो ठीक है पर श्याम के लिए ठीक नहीं है, सोहन के लिए तो ठीक है मोहन के लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ें भी नहीं करनी। तो गुणात्मक मापदंड इसमें पक्षपाती नहीं होते, बिल्कुल बायस्ड नहीं होते, अनबायस्ड होते, नॉन बायस्ड होते, और सब्जेक्टिव नहीं होते, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है इनमें। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या मान के चलता है कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होगी उसमें बच्चों को भी तो शामिल करो। पता चल रहा है कि हमारी मूल्यांकन की प्रक्रिया है, टीचरों ने पेपर सेट कर दिया, बच्चों की क्षमता का पता नहीं, बच्चों की समझ का पता नहीं, और वो पेपर सेट कर दिए, उन्होंने ग्रेडिंग कर दी। तो इस चीज़ों को, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, बच्चे शामिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये थोड़ा ऑप्शन सही लग रहा है। सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है, कंपटीशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, बिल्कुल गलत बात। कंपटीशन की जरूरत नहीं होती सीखने के लिए, सीखने के लिए सहयोग की जरूरत होती है, कॉपरेशन की जरूरत होती है, कोलेब्रेशन की जरूरत होती है। ठीक है, केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं, गलत बात। मात्रात्मक तो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, गुणात्मक भी होना चाहिए। मात्रात्मक से नहीं होगा कुछ, सब कुछ, मतलब गुणात्मक भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ क्या बोला गया है कि गढ़ी वर्तनी, जो, एक सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्या बोला गया है कि गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। और कारण क्या दिया गया है कि कक्षा में भाषा विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो यहाँ पर बात क्या करी गई है, देखिए आपको इसका अर्थ में समझा देता हूँ। सबसे पहले इन्वेंटेड स्पेलिंग की बात करेगी। इन्वेंटेड स्पेलिंग फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ राइटिंग प्रोवाइड टीचर विथ अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर लेवल्स। मतलब इन्वेंटेड स्पेलिंग क्या होती है, मतलब बच्चा इसमें क्या करेगा कि जैसे अगर मान के चलिए आप उसको बोलोगे फ़ोन, ठीक है, तो फ़ोन की स्पेलिंग तो क्या होती है, PHON ही होती है। लेकिन बच्चा उसको क्या करेगा, फ़ोन से उसको लगेगा फ की साउंड आ रही, इसलिए क्या करेगा, ABCD पढ़ी हुई है उसने तो FON उसकी स्पेलिंग मान लेगा। इसी को क्या बोला जाता है, इन्वेंटेड स्पेलिंग। मतलब उसने उसकी खोज कर ली स्पेलिंग की। और फ्री एक्सप्लोरेशंस ऑफ राइटिंग, मतलब कि राइटिंग का फ्री एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ठीक है, मुक्त अन्वेषण हो रहा है। ये क्या करता है, टीचर को अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वो क्या कर सके, बच्चे का एक प्रामाणिक असेसमेंट, ऑथेंटिक असेसमेंट कर सके। बिल्कुल सही बात है कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो उससे बच्चे का क्या कर सकता है, एक ऑथेंटिक असेसमेंट शिक्षक कर सकता है, गढ़ी वर्तनी के द्वारा या फिर लेखन के मुक्त अन्वेषण के द्वारा। और कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। मतलब गिवन द वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम असेसमेंट इन लैंग्वेज शुड बी डायनेमिक। क्या हो रहा है बच्चे में, देखो क्लास में क्या हो रहा है, पंजाबी बोलने वाला बच्चा भी आ रहा है, मान के चलिए आपके क्लास में हिंदी बोलने वाला भी बच्चा है, तमिल बोलने वाला बच्चा है। अब क्या करें, आपने उनके लिए सभी के लिए एक ही टाइप का टेस्ट बना दिया जिसमें सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन है, तो हिंदी वाला स्कोर अच्छा कर लेगा, या फिर सिर्फ तमिल के क्वेश्चन है तो तमिल वाला अच्छा कर लेगा, बाकी तो फेल हो जाएंगे। तो ऐसा करते हुए इस भाषाई विविधता को देखते हुए मूल्यांकन को गतिशील कीजिए। हर प्रकार के बच्चे के कल्चर से संबंधित, हर प्रकार के बच्चे की लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन हो, जो बच्चा जिस लैंग्वेज का है उसको उस लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए जाए, ठीक है। तो दोनों बात सही लग रही है। और क्या ये दोनों एक दूसरे को मतलब लीड कर रहे हैं, मतलब कि क्या अभिकथन का मतलब कारण जो है अभिकथन का सही से व्याख्या कर रहा है। तो देखिए पहले वाले में क्या करी गई है, प्रामाणिक मूल्यांकन की बात करी गई है, और सेकंड में क्या है, मूल्यांकन के गुण के बारे में बात करी, मतलब ये इसकी क्या कर रहा है, सही से व्याख्या कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे अब। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कौशल प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता। मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर क्या होते हैं, एक दूसरे को क्रमशः सिखाते हैं। कभी स्टूडेंट टीचर को कुछ सिखाएगा, टीचर स्टूडेंट को कुछ सिखाएगा, ठीक है, टीचर स्टूडेंट से सीखेगा, स्टूडेंट टीचर से सीखेगा। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया को नहीं किया जाता सक्रिय रूप से, तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसमें नहीं की जाती। तो देखिए पूर्वानुमान लगाना या प्रेडिक्ट करना, तो बिल्कुल सही प्रक्रिया है, इसको तो किया ही जाना चाहिए किसी भी इसमें। तो ये तो करी जाती है, तो बिल्कुल सही है कि बच्चा प्रेडिक्ट तो करेगा कि आगे टीचर क्या सिखाने वाला है, मुझे क्या सीखना है, या फिर अगर टीचर इस टॉपिक की बात कर रहे तो इसमें वो आगे का प्रेडिक्शन कर लेता है कि ये कॉन्सेप्ट की सर शायद बात कर रहे हो। सवाल पूछना तो बिल्कुल, क्वेश्चनिंग करना तो जरूरी है, क्वेश्चनिंग तो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया का सबसे मूल बिंदु क्या है, सवाल पूछना, क्यूरियोसिटी होना, क्लेरिफाई करना यानी कि स्पष्टीकरण करना। ये भी बिल्कुल सही है कि इसका भी प्रयोग तो किया ही जाता है, लेकिन रटने का कहीं भी प्रयोग करना आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल टीचिंग हो या कोई भी आधुनिक टाइप की जो टीचिंग प्रक्रिया है उसमें रटना शब्द को बहुत ही नेगेटिव माना जाता है, मेमोराइजिंग को नेगेटिव माना जाता है, ये चीज़ें नहीं की जाती। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी रटना अगर आपको दिख गया तो गलत ही होगा, खासकर सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 12 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आज हम ये 2 और क्वेश्चन करेंगे, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विच निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधा डालता है। मतलब ये चारों ऑप्शन में से क्या है जो समस्या समाधान प्रक्रिया में एक बाधा डालेगा। तो देखिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग, मतलब कि बुद्धियोत्तेजक, इसको मस्तिष्क उत्तेजक ऐसा कुछ भी बोलते हैं। ब्रेन स्ट्रॉमिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मैंने कोई भी प्रॉब्लम दे दी कि मान के चलिए हमारी छत लीक कर रही है, यहाँ आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप क्या करोगे, 2-4 लोग बैठोगे और इस पर क्या करोगे, कोई अलग निष्कर्ष देगा, कोई अलग निष्कर्ष देगा, और सभी लोग मिलकर किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचोगे। इसी को क्या कहा जाता है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो चीज़ बहुत अच्छी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और यहाँ क्या पूछा गया कि कौन सी चीज़ बाधा डालती है, तो ये तो बाधा नहीं डालेगी, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये तो सपोर्ट कर रहा है। यहाँ क्या बोला गया है
कि एनालॉजिकल थिंकिंग, मतलब कि आपने क्या लगाई, एक एनालॉजिकल थिंकिंग लगाई कि हाँ इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, जब ये समस्या तब आई थी। एनालॉजी का मतलब ही क्या होता है कि समानता, कि ये चीज़ अभी हुई थी, ये किसके समान है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जैसे आपने कोई मैथ्स सॉल्व करना है तो आप यही तो देखोगे कि इसके पहले जब ये मैथ्स आया था या ऐसा वाला मैथ्स था तो वो कैसे सॉल्व हुआ था। ये भी अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ क्या बोली गई है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट मेकिंग मैपिंग बोली गई है। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग भी एक अच्छी चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, आप अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे ये मान के चलिए आपने अलग अलग 4-5 कॉन्सेप्ट थे, इनको सबको क्या किया, इनको सबको मिलाया, इनकी मैपिंग करी और देखा कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा निकल कर आ रहा है। इसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। जो गलत पॉइंट यहाँ पर है वो है रिस्पॉन्स सेट। रिस्पॉन्स सेट में क्या होता है, मान के चलिए ये है हमारा रिस्पॉन्स सेट, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4 रिस्पॉन्स दिए हुए होंगे और इन्हीं 4 रिस्पॉन्स में से आपको कोई ना कोई एक करना है। लेकिन क्या है, ये प्रभावी समस्या समाधान, मतलब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो काम आ जाता है, लेकिन ये इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई भी नया सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई भी उपयुक्त सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। जो सेट दिया हुआ है उसी में से कोई चीज़ आप सॉल्यूशन में निकाल रहे हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और जो गलत है वही सही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा अनुक्रिया समुच्चय रिस्पॉन्स सेट सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे। यहाँ पर भी अभिकथन निष्कर्ष दिए हैं। अभिकथन निष्कर्ष की ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ। पहले देखो कि अभिकथन सही है या नहीं, फिर देखो कारण सही है या नहीं, और फिर देखो कि कारण अभिकथन के लिए सही है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो अभिकथन देखेंगे। सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है, मतलब कि इसमें क्या बोला गया है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो हमेशा सामाजिक संदर्भ में होती है, सोशल कंटेक्स्ट में होती है। बिल्कुल सही बात है। आप बिना सामाजिक संदर्भ के क्या ही सीख जाओगे। अगर आप छोटेपन में अगर चलना भी सीखते हो तो वो भी एक सामाजिक प्रक्रिया में रह के, आपका परिवार भी तो एक समाज का हिस्सा है। तो सबसे पहले जो आपका प्राथमिक समाज है यानी कि आपका परिवार है, उसमें रह के हर चीज़ सीखोगे, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना, किसी से बात करना, किसी कोई कार्य करना, ठीक है, पढ़ना लिखना, हर चीज़। और क्या कहा जाता गया है बी ऑप्शन में कि जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब व्हाट इज़ लर्नड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हाउ इट इज़ लर्नड एंड यूज्ड। मतलब कि किसी चीज़ को आपने कैसे सीखा है उसको आप उस सीख से अलग नहीं कर सकते। मान के चलिए कि आपने साइकिल चलाना सीखा है, तो आपने जिस तरीके से उसको सीखा है उसको आप उससे कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से आपने सीखा होगा वो चीज़ बार बार उसमें आपको क्या होगी, दोहराई जाएगी। अगर आपने पेन पकड़ना, मान के चलिए आपने देखा होगा ना कि कुछ बच्चे क्या होंगे जो पेन पकड़ने का सबका स्टाइल अलग अलग होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्हें शुरू से उसी तरीके से उस चीज़ को सीखा है, तो उसको उस तरीके से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट सही लग रहा है। और क्या पॉइंट ए, मतलब क्या कारण अभिकथन के लिए सही है, तो देखिए यहाँ किस चीज़ की बात करी गई है, सीखने सिखाने की बात करी गई है कि कैसे सीखा जाता है। और यहाँ भी किस चीज़ की बात करी गई है, सीखने की बात करी गई है कि सामाजिक संदर्भ में कैसे सीखना होता है। मेरे हिसाब से तो दोनों पॉइंट सही है। मेरे हिसाब से क्या सही में है ही सही। तो देखिए ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। जो सीखा जाता है सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं हो सकता। ये पॉइंट को कैसे समझ सकते हो कि आपने जो चीज़ सीख ली, जैसे साइकिल चलाना सीख लिया, तो जिस तरीके से आप साइकिल चलाना सीखे उसको आप कभी उससे अलग नहीं कर सकते। वो चीज़ उसमें जरूर झलकेगी, वो चीज़ कैसे उपयोग करो वो भी उसमें झलकेगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, ऐसे तो और 15 क्वेश्चन बचे हैं। स्टूडेंट विथ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन सेट, मतलब बच्चे जिनमें महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण है। महारत लक्ष्य मतलब तो जो बच्चा चाह रहा है कि मुझे क्या करना है, किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है, किसी चीज़ में मास्टरी अचीव करनी है, उसमें क्या चीज़ दिखाई देगी, वो क्या करेगा, लो गोल्स टू अवॉइड फेलियर। मतलब वो क्या करेगा कि एक छोटे लक्ष्य तय करेगा ताकि वो फेल ना हो जाए। तो बिल्कुल गलत बात है, ये क्या होगा, ये तो फेलियर अवॉइडेंस में होगा। ठीक है, मतलब क्यों क्या कर रहा है, फेलियर को अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, छोटे गोल करेगा या फिर हो सके परीक्षा ही नहीं देगा, तो इसको फेलियर अवॉइडेंस का उदाहरण हो जाएगा। डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते, बिल्कुल गलत बात, ये भी किसका हो जाएगा, ये भी फेलियर अवॉइडेंस का हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। मतलब हमको क्या पूछा है कि मास्टरी अचीव करने वाला यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं, मतलब कि रियलिस्टिक लर्निंग गोल तय करते हैं, तो बिल्कुल ये थोड़ा सही लग रहा है। और हाई गोल्स टू इम्प्रेस अदर, तो इम्प्रेस अदर किस में आ जाएगा, ये परफॉर्मेंस वाले में आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कि जो मास्टरी गोल्स वाले होते हैं ना, जिनके मास्टरी गोल्स का मतलब क्या होगा कि जिनको किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट्स में जो रेंचो का कैरेक्टर था, उसके गोल्स कैसे थे, मास्टरी वाले थे। वो क्या बोलता था
कि कामयाबी के पीछे मत भागो, किस चीज़ के पीछे भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। तो उस तरीके के गोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यथार्थवादी होते हैं। मतलब कि उसमें बच्चा क्या होता है, किसी को दिखाने के लिए या फिर हार के, डर के, शर्म की वजह से ये चीज़ें नहीं करता। वो क्या करता है, खुद मास्टर बनने के लिए, उस चीज़ में महारत हासिल करने की इससे करता है। ठीक है, तो हमारे आज के 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों आपका।